वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक नया टॉपिक लिया था फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन, जिसका मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा कि वित्तीय कोषों के संग्रहण से लेकर उनके उपयोग और उनसे प्राप्त होने वाली आय के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में निर्णय लेना ही वित्तीय नियोजन का आशय है। अब उस वित्तीय नियोजन के विशेषताओं को भी हमने पढ़ा और फिर हमने उद्देश्यों को शुरू किया कि किस उद्देश्य को लेकर वित्तीय नियोजन किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स में अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागतों पर कोषों की प्राप्ति। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्टेप ये होता है कि हमें जो टोटल पूंजी चाहिए, पूंजीगत साधन चाहिए, विभिन्न प्रतिभूतियों से जो हम कलेक्ट करने वाले हैं उनकी हम लागतों का एक विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और विभिन्न विकल्पों के आधार पर एक श्रेष्ठ विकल्प पर जाते हैं, ऑप्टिमम ऑप्शन पर जाते हैं जहां हमें कोषों की प्राप्ति मिनिमम कॉस्ट पर हो। इसके लिए वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और जिसमें वो कॉम्बिनेशन लिया जाता है जिसमें हमें कोषों की प्राप्ति मिनिमम कॉस्ट पर होगी तो हमारे लाभों को अधिकतम करने का उद्देश्य पूरा होगा। वित्तीय नियोजन का एक जो लास्ट ऑब्जेक्टिव कहा जाना चाहिए वो है वित्तीय नियोजन की सरलता, सिंप्लिसिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यह भी एक उद्देश्य है प्लानिंग को करने का कि जो भी निर्णय लिए जाएं, जो भी डिसीजंस लिए जाएं, जो भी नीतियां बनाई जाएं, उद्देश्य निर्धारित किए जाएं फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के लिए, वो बहुत सरल और सुगम होने चाहिए। सरल इन सेंस में या सिंपल इस सेंस में कि कोई भी संस्था का व्यक्ति जो उस संस्था में कार्य कर रहा है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन से एंगेज्ड है या स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उन सभी के लिए उस नियोजन को समझना या उस वित्तीय योजना को समझना सरल होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन भी किए जा सकें, समझा भी जा सके और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट या क्रियाशील भी बनाया जा सके। इस तरह से वित्तीय नियोजन वित्तीय क्रियाओं के कार्य को सरलता से और सुगमता से करने का कार्य किया जाता है। अब हम लेते हैं एक नेक्स्ट हेडिंग, वित्तीय नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे वित्तीय कार्य को हम 3 पार्ट्स में लेते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। उसी आधार पर उस फाइनेंशियल प्लान को हम फर्स्ट पॉइंट यदि हम देखते हैं तो वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। लॉन्ग टर्म के लिए जो नियोजन का कार्य किया जाए, वैसे एज ए होल जब ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप होता है तो उस समय एक बड़ी योजना बनाई जाती है जो एक लॉन्ग टर्म की होती है, जस्ट से अबाउट 10 to 20 ईयर्स। और उस 10 to 20 ईयर्स में ये देखा जाता है कि टोटल कैपिटल कलेक्शन कितना करना है, किन स्रोतों से करना है, किस तरह से करना है, उनमें रेशो क्या होंगे, उनकी कॉस्ट क्या होंगी, डिविडेंड या रेट ऑफ रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड होगा। इन सब के बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं वो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन की श्रेणी में आते हैं या जिसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म से आगे चलते हैं तो मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, यानी एक बड़ी योजना को हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, जिसमें मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग आती है। इसमें नॉर्मली 5 ईयर्स तक के प्लान को शामिल किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से जो जितनी भी एसेट्स हैं फर्म के पास में, उन सभी एसेट्स के साथ में उनके रखरखाव, उनके मेंटेनेंस, उनकी प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन
या उनके आधुनिकीकरण संबंधी जो भी व्यय किए जाते हैं उससे संबंधित जो निर्णय लिए जाएंगे वित्त से संबंधित, वो मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में सम्मिलित होगा। देन अगेन कम टू द लास्ट पॉइंट, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। ये वित्तीय नियोजन का तीसरा प्रकार है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एज यू नो वेरी वेल, अप टू 1 ईयर यानी 1 वर्ष की संपत्तियों के बारे में जो निर्णय लिए जाएंगे कि उनमें कुल कितने कोष चाहिए, डेली का कैश फ्लो आउटफ्लो क्या होगा, फंड फ्लोज कैसे बनाए जाएंगे, उनके डिफरेंट एनालिसिस कैसे किए जाएंगे ताकि संस्था में कभी भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो और फर्म आसानी से अपना कार्य करती रहे और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। इसलिए ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इस तरह से 3 प्रकारों को हम देखते हैं। दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स। अब नाउ कम टू द साउंड फाइनेंशियल प्लान। एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना किसे कहा जाए? हालांकि ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है कि कोई भी संस्था अपने प्लान को बेस्ट कैसे बनाए, और बेस्ट बनाने के वैसे कुछ सामान्य बिंदु हैं, कुछ आवश्यक बिंदु हैं, कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस प्लान में होनी चाहिए। उस आधार पर हम उसको एक श्रेष्ठ या एक साउंड फाइनेंशियल प्लान कह सकते हैं। उसमें पहला तो गुण होना चाहिए सरलता का, सिंप्लिसिटी का। सिंप्लिसिटी का मतलब यही है कि ऐसे नियोजन को, जैसे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ऐसी योजना को, ऐसी नीति को संस्था से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आसानी से समझ सके और उसको पूरा करने में अपना पूरा कॉपरेशन दे सके। दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस। फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता का मतलब यही है कि 1 वर्ष के भीतर आगे आने वाली कुछ चैलेंजेस को, कुछ चुनौतियों को, कुछ संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए वह उस संस्था के वित्तीय नियोजन को पूरा करे। नियोजन में एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, एक आगे तक के निर्णयों को लेने के लिए उसमें एक संयोजन होना चाहिए, तभी वह योजना श्रेष्ठ मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं प्रॉपर कैपिटलाइजेशन यानी उचित पूंजीकरण, जो कि बहुत ही आवश्यक गुण है। यदि हम संस्था के लिए, जिसको हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वित्तीय प्रबंधक उसका पूंजीकरण सही प्रकार से नहीं करता है और उसका परिणाम क्या होता है, या तो अति पूंजीकरण की तरफ फर्म जा रही होती है या अवपूंजीकरण की तरफ जा रही होती है, यानी अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम किसी भी फर्म की प्रत्याय दर को या रेट ऑफ रिटर्न को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, और जब उसको अफेक्ट करेगी तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा उस संस्था के इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस पर होने की वजह से संस्था को संपदा को अधिकतम करने के उद्देश्यों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ दिस एनी प्लान, कि उसमें जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो मार्केट कंडीशन है, जो फर्म की कंडीशन है, उन सभी परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंज किए जा सकें। यानी जो भी टाइम की डिमांड है, जो भी समय के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता यदि किसी योजना में होती है, तो उसको किए जाने की जो उसमें स्थिति है, जो स्कोप है, जो पोटेंशियल है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो वित्तीय नियोजन में तो लोचशीलता बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमेशा फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी का ग्राफ ऊपर ही जाए, एक ही गति से जाए, एक ही स्पीड से या एक ही रेट ऑफ रिटर्न हमें लगातार मिलती रहे, यह कतई आवश्यक नहीं होता और न संभव होता है। उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं और उन फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग उस योजना को एडजस्ट किया जा सके या उस योजना में उस तरह के परिवर्तन किए जा सकें, तो वो लोचशीलता उसको श्रेष्ठ बनाती है। देन अगेन तरलता, लिक्विडिटी का सीधा सा संबंध लाभदायकता, जोखिम, सुरक्षा आदि उद्देश्यों से भी रिलेटेड है। किसी भी फर्म को अपनी लिक्विडिटी को
प्रॉफिटेबिलिटी की कॉस्ट पर मेंटेन करना होता है। यदि फर्म अपने पास तरल कोष यानी रोकड़ या कैश ज़्यादा रखती है तो उसे प्रॉफिटेबिलिटी पर की कॉस्ट पे करनी होगी, यानी प्रॉफिटेबिलिटी उसको कम रहेगी, लाभ कम होंगे। लेकिन यदि तरलता कम रखी जाएगी तो एक तरफ तो लाभ बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कैश बैलेंस नहीं होने की वजह से डे टू डे के खर्चों के लिए जो कार्यशील पूंजी चाहिए उसमें भी कमी हो सकती है या उसमें परेशानी हो सकती है। तो तरलता और लिक्विडिटी को मेंटेन करना एक फर्म के लिए डिफरेंट एनालिसिस के बेसिस पर संभव हो पाता है। आजकल बहुत ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसे एनालिटिकल टूल्स आ गए हैं जिसके बेसिस पे फर्म अपनी लिक्विडिटी के स्टैंडर्ड को या माप को निर्धारित करती है और अपने फाइनेंशियल प्लान को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। इसके बाद आती है मितव्ययिता। इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए। इकोनॉमिक प्लान का मतलब क्या है कि उस फाइनेंशियल प्लान में बहुत अधिक खर्चे नहीं किए जाएं, बहुत अधिक व्यय नहीं किए जाएं प्लान को बनाने में। जैसे कि बिगनिंग में जब फर्म इस्टेब्लिश की जा रही है तो फर्म की पूंजी को एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों के माध्यम से कोषों को कलेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, निर्गमन व्यय होते हैं, उन निर्गमन व्ययों में कई तरह के ब्रोकरेज होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, विज्ञापन होते हैं और भी कई तरह के खर्चे होते हैं जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी हम जानते हैं। उन खर्चों में संस्था को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका सीधा प्रभाव उसके प्रॉफिट्स पर आता है, क्योंकि उन्हें राइट ऑफ तो उसी में से करना होगा। इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए वित्तीय नियोजन में कि इस प्रकार के खर्चों को कम से कम किया जाए और उस आधार पर उसमें मितव्ययिता के फीचर को भी ऐड किया जाए। लास्ट में हम देखते हैं आकस्मिकताओं का अनुमान, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज के बारे में जब हम कहें तो वही यही है कि मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को देखते हुए, मार्केट में शेयर मार्केट का कैसा चल रहा है ट्रेंड, उन सभी ट्रेंड्स के हिसाब से फर्म को अपने फाइनेंशियल प्लान में उन कंटिंजेंसीज को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए ही उसे उनका प्रोविज़न भी करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में यदि कोई संस्था अपना पूंजी का अतिरिक्त कलेक्शन करना चाहती है या इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू या आंतरिक साधनों का और विकास और विस्तार करना चाहती है तो उसके लिए क्या मार्केट उसको अलाउ करेगा, क्या इन्वेस्टर्स उसको अलाउ करेंगे, या किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना है, कोई नया प्रोडक्ट या नया मॉडल डाला जा रहा है फर्म में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें क्या संभावनाएं हैं हानि की या लाभ की। उन सभी प्रकार की कंटिंजेंसीज को देखते हुए नियोजन में उसका एक प्लान तैयार करना चाहिए, उसके लिए एक पूरी योजना तैयार करनी चाहिए जिससे संस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना ना हो, बहुत ज़्यादा हानि होने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे। हालांकि ये वो सभी एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि एक साउंड फाइनेंशियल प्लान में होने चाहिए, जिसको श्रेष्ठ माना जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं कहे जाते। ये फर्म टू फर्म, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या जैसी कंपनी का मार्केट है उसके आधार पर ये निर्धारित होते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कुछ अतिरिक्त भी या एडिशनल कुछ पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एसेंशियली होने ही चाहिए।